तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी आयुष जैन और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं बताऊँ ना, मैं आपको बताऊँ 40 मार्क्स में से 13 मार्क्स का तो एक सिंगल चैप्टर कवर कर लेता है। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में, क्रिस्प में कवर करने वाले हैं। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ वहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ भी कवर करेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले ज़रूर वीडियो देख के जाना, सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, मैंने 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि सब 30 to 50 मिनट्स में कवर करें हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट भी कवर हैं, एग्जाम्पल्स भी कवर है। और ये समरी शीट मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर मेरा नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो सर ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं सर। आईटीसी 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 क्या बोलता है? आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सबसे पहले अपन थीम समझते हैं कि सर आईटीसी पढ़ना क्यों है इतना सारा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये है क्रोमा। जस्ट अ सेकेंड। सपोज ये है सर क्रोमा, कोई बात नहीं। ये है सर एजे मोबाइल शॉप। एजे मोबाइल शॉप यानी कि मेरी मोबाइल की शॉप है सर यहाँ पे। और ये है सर कस्टमर। तो सर मैं करता क्या हूँ पता? मैं क्रोमा से मोबाइल फ़ोन्स मंगाता हूँ और जब कस्टमर आता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्रोमा से मंगाया एक 1 लाख रुपीज़ का मोबाइल, जिस पे चार्ज हुआ था जीएसटी 18,000 का, यानी मेरे को पड़ा 1,18,000 का वो फ़ोन। मेरे पास कस्टमर आया और मैंने वो फ़ोन, सेम फ़ोन मैंने कस्टमर को बेच दिया 2 लाख प्लस 18% जीएसटी पे। अब जीएसटी क्या बोलते हैं? जीएसटी का फंड है, सरकार क्या बोलती है मेरे को कि मेरे को जो 2 लाख सेल करना है फोन, उसमें मेरे को 36,000 कस्टमर से कलेक्ट करने हैं और ये 36,000 पे करने हैं मेरे को, गवर्नमेंट को। कोई दिक्कत नहीं सर, गवर्नमेंट को पे करना है। अब मेरे ऊपर क्वेश्चन आता है कि सर मैं गवर्नमेंट को कैसे पे करूंगा? क्या कस्टमर से पूरे 36,000 लेके डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दूंगा, या फिर ये 18,000 जो मैं ऑलरेडी पे करके आया हूँ इसका मैं आईटीसी क्लेम करूंगा और बाकी बचा हुआ 18,000 है वो कस्टमर से लेके दूंगा? तो कंसेप्ट ये बोलता है कि सर मेरे को 18,000 का आईटीसी लेना पड़ेगा। तो ये पूरा चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी चीज़ पे है कि ये 18,000 का जीएसटी, आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कौन कौन सी कंडीशंस पे मिलेगा। 17.5 बोलता है कि कब कब नहीं मिलेगा ब्लॉक्ड क्रेडिट। यानी कि ये पूरा चैप्टर हमारा जो भी 1.5 घंटे का डिस्कशन होने वाला है, 1 से 1.5 घंटे का, वो इस 18,000 को लेके रहेगा। तो सर अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16.1 क्या बोलता है? सेक्शन 16.1 बोलता है एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी, यानी कि ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी अलाउड टू अवेल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि मेरे को रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, पहली बात। एजे मोबाइल को सर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और वो गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहा हो, और जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो यूज्ड इन बिजनेस हो, और या फिर इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस हो। इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस क्या बोलता है सर? इसके ऊपर थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे ये वाली लाइन पे। मान लो मैंने जनवरी में मैंने मोबाइल खरीद लिया सर 1 लाख रुपीज़ का, और मेरे पास कस्टमर आया मार्च में वो सेम मोबाइल खरीदने। तो क्या जब मेरा मोबाइल जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक मैं ये वाले 18,000 का आईटीसी नहीं ले सकता क्या? तो एक्ट बोलता है कि इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस है ना, यानी कि आपने खरीद लिया है ना इंटेंशन से, कि बिजनेस के इंटेंशन से, तो आपको जनवरी में ही इसका आईटीसी ले लेना है। यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये मोबाइल कब सेल होता है, आप जब ये मोबाइल खरीदो, जब आप इस पे जीएसटी पे करो और बिलो जो कंडीशंस अपन पढ़ेंगे वो फुलफिल करो और आप इसका आईटीसी क्लेम कर लो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर सेक्शन 16 टू कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। पहली कंडीशन बोलते हैं द रिसिपिएंट इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। द रिसिपिएंट, जस्ट अ सेकेंड, the recipient is in the possession of a tax invoice, debit note, invoice, bill of entry for home consumption issued by supplier। यानी कि अगर एजे मोबाइल को क्रेडिट लेना है 18,000 का, तो उसके पास बिल होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन होना चाहिए इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है। अब बोलता है सर इन केस ऑफ आरसीएम रिसिपेंट हिमसेल्फ शैल इशू इनवॉइस। यानी कि मान लो
मान लो क्रोमा अनरजिस्टर्ड है सर, मान लो क्रोमा अनरजिस्टर्ड है, तो क्रोमा सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का बिल बनाएगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एजे मोबाइल को ही इस 18,000 का टैक्स दे के आईटीसी लेना पड़ेगा, टैक्स पे करके आईटीसी लेना पड़ेगा। तो इस केस में बोलता है कि सर अगर आरसीएम पे टैक्स पे कर रहा है एजे मोबाइल, तो उसको सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसको आरसीएम के केस में खुद एक इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड पॉइंट बोलते हैं सर द रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि अगर एजे मोबाइल्स को 18,000 का क्रेडिट लेना है तो उसके पास गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए, यानी कि मोबाइल उसके पास आ जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन सर बोलता है कि बिल टू शिप टू मॉडल इज ऑल्सो इंक्लूडेड वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू फाइनल कंज्यूमर, देन इंटरमीडियरी कस्टमर कैन ऑल्सो क्लेम आईटीसी। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ सर। फॉर एग्जाम्पल ये है सर एजे ट्रेडर्स अपने एग्जाम्पल में, और ये है क्रोमा। तो सर एजे ट्रेडर के पास हुआ क्या, कि दिवाली का मौसम था सर, दिवाली का त्यौहार था और एक कस्टमर ने बोला कि मेरे को सर 100 मोबाइल फ़ोन चाहिए। मैंने कहा यार 100 मोबाइल फ़ोन तो मेरे तो पूरे दुकान में नहीं होंगे, दुकान के आसपास भी कहीं नहीं होंगे। तो कस्टमर बोला ठीक है फिर मैं जाऊँ क्या। तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, आप तो बैठो, आप चाय पियो, नाश्ता करो आप। मैंने छोटू को भेज दिया नाश्ता कराने। मैंने तुरंत फ़ोन लगाया क्रोमा को, मैंने क्रोमा को फ़ोन लगाया कि सर एक काम करो ना यार, मेरे पास एक 100 मोबाइल का ऑर्डर आया है जो कि मेरे को कल के कल प्लेस करने हैं। तो क्रोमा वाला बोला कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मेरे को नहीं भेजो, आप डायरेक्ट भेज दो फाइनल कस्टमर को। तो फिर उसने बोला यार क्रोमा वाले ने मैं बिल किसको बनाऊंगा। मैंने कहा बिल की टेंशन नहीं लो, बिल तो अपन आप मेरे को बिल बनाओ बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिलिंग सर आप मेरे को करो, मैं कस्टमर को बिल कर दूंगा, और जो बिल वाला सिस्टम है वो नॉर्मल चलेगा, बस गुड्स मेरे को नहीं चाहिए यार, गुड्स आप डायरेक्टली कस्टमर को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो क्रोमा ने मेरे को 1 लाख प्लस 18,000 का बिल भेजा था, एट द एंड ऑफ द डे मैं सोच रहा था कि मैं क्रेडिट क्लेम कर लेता हूँ आईटीसी। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने टैक्स पे किया होगा ना सप्लायर को। तो मैं जब क्लेम कर रहा था तो मैंने देखा सर कौन कौन सी कंडीशन हो चुकी है। मेरे पास टैक्स इनवॉइस आ गया है क्या, तो मैंने सोचा हाँ सर आ गया है। फिर मैंने ये सोचा कि रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, पर सर मेरे पास तो कोई गुड्स आया नहीं, मैंने तो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर के वहाँ भेज दिया, तो क्या मैं इसका आईटीसी नहीं ले पाऊंगा क्या, क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशंस तो ब्रीच हो रही है। तो एक्ट बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके बिहाफ पे डायरेक्टली कस्टमर को चला गया है, तो जब कस्टमर के पास पहुंच जाएगा ये ना गुड्स, तब मान लेंगे कि आपके पास पहुंच गया। इन शॉर्ट जब कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, मतलब आप इस चीज़ का आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। बिल टू शिप टू मॉडल यही बोलता है। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना कैसे है नोट से, कि सर फाइनल कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया फर्स्ट। सेकंड, सिंस गुड्स वाज नॉट अवेलेबल ही प्लेस्ड ऑर्डर टू द सप्लायर, मतलब इंटरमीडिएट कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया। थर्ड, सप्लायर डिलीवर्ड गुड ऑन बिहाफ ऑफ इंटरमीडिएट कस्टमर। तो सर मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कितनी सप्लाई है, एक सप्लाई है कि दो सप्लाई है, तो यहाँ पे दो सप्लाई है। पहली सप्लाई किसको है, फाइनल कंज्यूमर और इंटरमीडिएट कस्टमर को, यानी कि इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ वो एक सप्लाई है, और दूसरी वाली सप्लाई है सप्लायर और इंटरमीडिएट कस्टमर, मतलब इन दोनों का, मतलब एक मेरी सप्लाई है ये दोनों के बीच में, और एक है ये दोनों के बीच में। इसमें दो बिल बनेंगे, इसमें बिल सप्लायर इंटरमीडिएट कस्टमर को बिल बनाएगा, और इंटरमीडिएट कस्टमर यानी कि मैं एजे ट्रेडर्स फाइनल कस्टमर को बिल बनाऊंगा, ठीक है। और मैं कब आईटीसी ले सकता हूँ, जब मोबाइल फाइनल कस्टमर के पास डिलीवर हो चुके हो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक चीज इसमें सर रह गई छोटी सी, द रिसिपिएंट हैज एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। पर हायर परचेज के केस में होता क्या है ना, मान लो हायर परचेज के केस में होता क्या है सर, एजे मोबाइल शॉप नहीं है, वो क्या पंखे भी बेचती है, विंड मिल्स बेचते हैं, समझ लो विंड मिल्स बेचते हैं। तो क्रोमा से जब विंड मिल्स मंगाया, तो विंड मिल की क्या इकट्ठा इतना बड़ा विंड मिल से डायरेक्टली तो आ नहीं जाएगा, तो उसकी एक एक पंखी करके आ रही थी। एक पंखी आई फर्स्ट को, एक पंखी आई फोर्थ को, एक पंखी आई सेवेंथ को। तो एक्ट बोलता है कि सर आपके टुकड़ों में गुड्स आ रहे हैं ना, तो कब माना जाएगा कि एजे मोबाइल के पास पूरे गुड्स आ चुके हैं, और कब आईटीसी ले पाएगा। तो इस केस में बोलते हैं जब लास्ट लॉट ऑफ गुड्स आ गया हो ना, तब मानेंगे कि हम आपके पास गुड्स आए, और उसके लास्ट लॉट आने के बाद ही आपको आईटीसी क्लेम करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक अमेंडमेंट पार्ट है सर। अमेंडमेंट क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इफ the details of ITC in respect to the said supply communicated in section 38 has not been restricted. In simple words, जो भी ITC को क्लेम कर रहा है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए सेक्शन 38 में। एग्जाम्पल बोगस बिलिंग, ये नहीं होना चाहिए।
ये हमारी थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, सप्लायर हैज एक्चुअली पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। यानी कि एजे मोबाइल सर जब 1,18,000 का क्रेडिट ले रहा था, एजे मोबाइल जब 18,000 का क्रेडिट ले रहा था, तो उसमें ये बोल दिया कि यार क्रोमा से बोलो कि पहले टैक्स पे कराए गवर्नमेंट को, क्रोमा से बोलो कि पहले वो टैक्स पे कराए गवर्नमेंट को। यानी कि आप एजे मोबाइल ने 1,18,000 दे दिया है ना क्रोमा वाले को, अब 18,000 क्रोमा जब सरकार को दे देगा ना, उसके बाद ही एजे मोबाइल क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न। यानी कि एजे मोबाइल को जब अपना आईटीसी लेना है तो उसको अपना एक जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देना चाहिए उस महीने का। सर एक बार हम पूरी कंडीशंस वापस देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी क्या है। द रेसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए और इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, रेसिपिएंट के पास गुड्स रिसीव्ड हो जाने चाहिए, इसमें बिल टू शिप टू मॉडल भी इंक्लूडेड है। इसके बाद क्या बोलता है कि सप्लायर जो है ना, जिससे मैंने खरीदा है ना, वो सरकार को टैक्स पे कर देना चाहिए जिसका मैं क्रेडिट लेने वाला हूँ। और उसके बाद वाली कंडीशन बोलती है कि मेरे को अगर क्रेडिट लेना है तो मैं अपना रिटर्न फाइल कर दिया हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। सर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है फर्स्ट प्रोवाइजो, क्या बोलता है फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि सर वेयर द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स देन आईटीसी अवेलेबल ऑन द लास्ट लॉट। यानी कि अगर एजे मोबाइल को सिंगल मोबाइल नहीं आ रहा, टुकड़ों में आ रहा है, जैसे मैंने विंड मिल का एग्जांपल लिया था, तो जब लास्ट टुकड़ा आ जाएगा ना, लास्ट लॉट आ जाएगा ना, तभी माना जाएगा कि यू हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड उसके बाद ही आप क्रेडिट ले पाओगे। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, सेकंड प्रोवाइजो बोलता है, बहुत ही मज़ेदार प्रोवाइजो, आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ पढ़ने में, कि सर अगर रिसिपेंट है, रिसिपेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, बट उसने 180 दिन तक उसको पैसे ही नहीं दिए, भाई पैसे ही नहीं दिए। हुआ क्या, क्रोमा ने 1,18,000 का बिल इसको दिया बाकायदा बढ़िया तरीके से, और इनने 18,000, एजे मोबाइल ने 18,000 का क्रेडिट भी ले लिया, क्रेडिट तो ले लिया, पर सर इसको पैसे भी तो देने हैं ना। ये इसको 1,18,000 पे भी तो करेगा, जो बेचारे क्रोमा वाले ने ऑलरेडी सरकार को भर चुके हैं। क्रोमा वाले ने जब सेल किया था तो ये मान लिया था ना कि उससे मैं 1,18,000 लूंगा, जो कि 18,000 जीएसटी के होंगे और गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। बट ये एजे मोबाइल वाला तो पैसे ही नहीं दे रहा है इसको, तो इसको बोल दिया कि अगर आप 180 डेज में पैसे नहीं देते हो तो जो भी आपने क्रेडिट क्लेम किया होगा ना, वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको। एजे क्रेडिट को 18,000 रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके वापस लौटाना पड़ेगा, मतलब उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इसके एक्सेप्शंस है सर, इसके 3 एक्सेप्शंस है। 3 एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि सपोज क्रोमा अनरजिस्टर्ड था, एजे मोबाइल ने मोबाइल खरीदा इससे, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपीज़ का। एजे मोबाइल ने सेल्फ इन्वॉइसिंग करी 1,18,000 की, और 18,000 सरकार को पे कर दिया। बचा हुआ 1 लाख क्रोमा को दिया ही नहीं, तो सरकार बोलती है हाँ भाड़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एजे मोबाइल क्रोमा को पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, 180 डेज वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, हमारा फोकस पूरा आप पे है, तो क्रोमा जाए तेल लेने। यानी कि ये 180 डेज वाला प्रोविजन आरसीएम के केस में नहीं लगेगा, क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो ही टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है सप्लायर से। दूसरा, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इसका मतलब ये होता है कि समझो क्रोमा और एजे मोबाइल शॉप है, क्रोमा और एजे मोबाइल शॉप है, सपोज एक ही जन के आदमी है, एक ही पैन पे रजिस्टर्ड है, दोनों भाई भाई हैं, मतलब एक ही आदमी, आयुष जैन है, उसी का क्रोमा है, उसी का एजे मोबाइल है। तो जब क्रोमा से एजे मोबाइल पे जब जाएगा, तो क्या मैं पैसे दूंगा क्या क्रोमा वाले को? अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में रखूंगा, क्या मतलब है? इसलिए बोला 180 डेज वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। आप जो गुड्स ले रहे हो उसका पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। दूसरी बात ये बोलता है कि एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर्स लाइबिलिटी। यानी कि एक क्रोमा है और एक एज मोबाइल है। अब भाई साहब इसने 1,18,000 का मोबाइल खरीदा, क्रोमा वाला 10 दिन बाद गया कि सर उसका पैसा दो ना। मैंने कहा किसका पैसा? बोलता है 1,18,000 का मोबाइल लिया था। मैंने कहा भूल गए वो दिन जब 2 महीने पहले आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई थी 1,20,000 की। आपके ऊपर जो एक लाइबिलिटी आ गई थी वो मैंने पे कर दी थी। आपने जहाँ से मोबाइल ख़रीदते हो, आप बड़े फैक्ट्री से ख़रीदते हो, उसका भाड़ा देने के पास पैसा नहीं था, मैंने भी ये पे किया था। तो उसने बोला हाँ बात तो सही है। तो फिर मैंने कहा ये उधारी से एडजस्ट कर लो, यानी कि मैं 1,18,000 अब आपको देने वाला नहीं हूँ। तो एक्ट बोलता कोई दिक्कत नहीं,
सिंस आप लोग की पहले की कोई उधारी थी, आपने उसकी कोई पुरानी लाइबिलिटी पे करी थी, तो 180 डेज वाला प्रोविजन नहीं लगेगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि मान 1,18,000 रुपये पे करो उसके बाद ही आप आईटीसी लो। आप बिंदास आईटीसी ले लो, मत करना पे। हेंस ये तीन हमारे होगा एक्सेप्शन टू 180 डेज वाला प्रोविजंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है कि इफ द पर्सन टेकिंग द आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ द टैक्स कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो उस वाले पार्ट पे फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देन आईटीसी शेल नॉट बी अलाउड। फॉर एग्जांपल, क्रोमा से एजे मोबाइल ने 1 लाख प्लस 18,000 का गुड्स खरीदा और भाई साहब ने क्या किया, पूरा 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने लग गए, डेप्रिसिएशन क्लेम करने लग गए। तो सरकार बोल रही है कि बेवकूफ़ समझा है क्या, आप 1,18,000 1,18,000 पूरे पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो, 30% इनकम टैक्स भी बचा रहे हो, फिर इधर पे आप आके आईटीसी भी ले रहे हो। तो उसने बोल दिया कि अगर आप इस 18,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आईटीसी नहीं लेना। बहुत ही सिंपल था। इसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना अपन को, एमसीक्यू में 100% आएगा। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी मैं कब तक क्लेम कर सकता हूँ। मैंने आज गुड्स खरीदा है तो उस गुड्स पे मैंने जो टैक्स पे किया वो मेरे लास्ट डेट कब है, वो टैक्स क्लेम करने की, आईटीसी क्लेम करने की। तो सर पहले क्या था, पहले था सितंबर मंथ की ड्यू डेट की रिटर्न और एनुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पर यह बदल चुका है, अब क्या हो चुका है, एक डेट फिक्स कर दी 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 31 ऑफ दिसंबर 2023। एनुअल रिटर्न एक्चुअली में कब फाइल हो गया सर, 2 दिसंबर को ही हो गया, मतलब कुछ दिन पहले फाइल हो गया। सितंबर मंथ की ड्यू डेट क्या है, 20 अक्टूबर 2023। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, आप बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ सर। हमको क्या क्या देखना है सर, 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि 30 नवंबर 2023, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न यानी कि 2/12/2023, विच एवर इज अर्लियर यानी कि 30 नवंबर 2023 मेरी लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हो पाएगी। इसके बाद मैं आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। ऐसा अगर ये लिमिट नहीं डालते तो कोई भी याद करता है यार 4 साल पहले मैंने गुड्स खरीदा उसका आज आईटीसी में ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना सितंबर मंथ की ड्यू डेट अब आपके काम की नहीं है, ये लास्ट अटेम्प्ट तक के लिए वैलिड थी। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ के जाना। तो सर अगला टॉपिक क्या है मेरा, 17.1 17.2 17.3। इसका अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सर सपोज क्रोमा है एज, अरे यार सर बहुत हो गया एग्जाम्पल, बोर हो गया, अपन नया एग्जाम्पल लो। ठीक है सर, अब लेते हैं अपन नया एग्जाम्पल, कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत हो गया एजी मोबाइल, बहुत हो गया क्रोमा। सपोज सर, सपोज 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 मेरा शोरूम है कार का, मेरा शोरूम है कार का। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत सारे गुड्स मंगाता हूँ, बहुत सारे गुड्स मतलब कार के इक्विपमेंट्स मंगाता हूँ। हेलमेट, हेलमेट कार में थोड़ी लगाते सर, कार मंगाता हूँ और कार की चीज़ें और भी एक्सेसरीज मंगाता हूँ। ठीक है, और मैं क्या क्या करता हूँ, मैं टैक्सेबल सप्लाई भी करता हूँ यानी कि कार बेचता हूँ, मैं कुछ कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर देता हूँ, कुछ कुछ जीरो रेटेड भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, कुछ कुछ नील रेटेड भी सप्लाई कर देता हूँ। तो सर आप कार के शुरू में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, अज्यूम कर लो यार, अज्यूम कर लो ना, आप ये कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये 17.1 17.2 17.3 बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस। आईटीसी ये बोल रहा है गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए और नॉन बिजनेस के लिए भी हो रही है। तो आईटीसी इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेस पर्पस शैल बी अलाउेबल। यानी कि मैं जो भी इनपुट ले रहा हूँ, अगर मैं ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए ले रहा हूँ ना, तो बोलते हैं इनपुट का क्रेडिट ले लो। फिर मैंने कहा सर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा हूँ, उसके लिए भी थोड़ा सा मैंने गुड्स लिया ना, तो उसका आईटीसी नहीं लो। फिर वो बोलता है कि सर आपने एग्जेम्प्ट के लिए किया और ज़ीरो रेटेड के लिए किया, एग्जेम्प्ट के लिए किया और ज़ीरो रेटेड के लिए यूज़ किया। सपोज मैंने टायर खरीदे, वो टायर मैंने कहाँ यूज़ करे, एग्जेम्प्ट सप्लाई और ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए, तो इसका आईटीसी मिलेगा। ध्यान रखना, एग्जेम्प्ट, ज़ीरो रेटेड और नील रेटेड में बहुत अंतर है। एग्जेम्प्ट और ज़ीरो रेटेड ये होता है, जो ज़ीरो रेटेड मतलब कि जीएसटी के परव्यू में तो है पर अभी इसका टैक्स ज़ीरो है। नील रेटेड मतलब कि भाड़ में जाओ, है ही नहीं वो कुछ। ठीक है, और नील रेटेड के लिए मान लो मैं ले रहा हूँ तो आईटीसी नॉट अलाउड, मतलब अगर मैं नील रेटेड सप्लाई के लिए कोई भी इनपुट ले रहा हूँ, कोई भी गुड्स ले रहा हूँ, उस गुड्स का आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आप एक बार पढ़ के जाना जिससे लास्ट में कंफ्यूज नहीं हो। टैक्सेबल के लिए आईटीसी अलाउड है, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड के लिए भी अलाउड है, नील रेटेड और नॉन टैक्सेबल के लिए अलाउड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर।
सर अब हम देखते हैं कि बैंक्स आईटीसी कैसे ले सकती हैं। बैंक्स आईटीसी कैसे ले सकते हैं, बैंक के लिए एक अलग से एक स्पेशल प्रोविजन है 50% आईटीसी का, उसको हम समझते हैं। पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं सर। सपोज ये है बैंक मेरी, ये है सर बैंक। अब होता क्या है ना, बैंक सर्विसेज किससे लेती है, बहुत सारे लोगों से लेती है, बहुत सारे लोगों से लेती है। जैसे समझ लो, बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक टीसीएस है, टीसीएस से बैंक्स ऑटोमेशन सर्विस लेती है, सॉफ्टवेयर बनवाने की सर्विस लेती है, ठीक, उस पर जीएसटी पे करती है बैंक। दूसरा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहती है। तीसरा, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है। कुछ कुछ बैंक का छोटा भाई दूसरी बैंक ब्रांच रहती है, उससे वो कुछ सर्विस लेती है। तो ये सब सर्विसेज जब बैंक बाय करती है तो उस पर जीएसटी पे करती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि बैंक जो जीएसटी पे करे, क्या 100% जीएसटी का क्रेडिट ले ले, या फिर उसको सबको सेग्रीगेट करे। तो सर सेग्रीगेट करना तो बहुत मुश्किल हो गया था। कैसे मुश्किल हो गया था? मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि बैंक क्या कर रही है, जैसे एटीएम प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रही है तो उस पर जीएसटी ले रही है, ठीक है। फिर बैंक लोन प्रोसेसिंग फीस जो कर रही है उस पर जीएसटी चार्ज कर रही है। पर जब वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रही। तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया टैक्सेबल गुड्स को सेग्रीगेट करना, नॉन टैक्सेबल को, एग्जाम्ड को सेग्रीगेट करना। और अभी अपन ऊपर पढ़ के आए ना सर कि आप लोग किस किस चीज़ पे आईटीसी ले सकते हैं। टैक्सेबल के लिए सिर्फ ले सकते हैं एग्जाम्ड, और जीरो रेटेड के लिए ले सकते हैं, नील रेटेड और नॉन टैक्सेबल के लिए ले नहीं सकते। बट बैंक की आउटवर्ड सप्लाई सब चीज़ का मिक्सचर है, तो बैंक वाले को कन्फ्यूजन हो गया कि सर किस पे लेना है किस पे नहीं लेना। पागल हो गया बैंक वाला, वो गया भाई सरकार के पास कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे सेग्रीगेट करने बैठ गया तो मेरे को तो एक अलग से जीएसटी टीम बैठानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप ये काम करो कि आपके सर बहुत सारे जीएसटी के बिल्स हो गए हैं ना। उसने बोला बहुत सारे हो गए सर, आप देख लो, बुक भर के पड़े हुए हैं। तो उसने बोला कि आपका जो टोटल आईटीसी है ना, उसमें से सबसे पहले आप ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला हटा दो। ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्रेडिट। बैंक वाले ने बोला सर हम लेना भी नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो सर, बिल्कुल हटा दो। फिर इसने बोला कि आप क्या हटाओ सर, आप क्या हटाओ, आप इसमें से हटा दो एक, जो आपने दूसरे अपने बैंक से ली थी ना, अपने छोटे भाई से सर्विस ली थी आपने, वो अभी के लिए हटा दो, अदर बैंक वाली। इस पे आप 100% ले लेना। फिर जो बचा ना एक्स अमाउंट, इस पे आप 50% आईटीसी क्लेम कर लेना। और ये अदर बैंक वाला यहाँ से माइनस करा था ना, उस पे 100% क्लेम कर लेना। ये दोनों आपकी आईटीसी हो जाएगा। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखना, कुछ नहीं रखना है कि सर मैंने एग्जाम सप्लाई पे नहीं लिया, टैक्सेबल पे लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका बहुत सिंपल और बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगा एनबीएफसी और बैंक्स के लिए। अब इसका एग्जांपल अपन एक छोटा सा देखते हैं, आप ये पढ़ लेना। आप ये सेम चीज़ जो मैंने बोली है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ITC of 50% of the eligible ITC on input capital goods and input services each month and other ITC shall lapse 17.5 और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अवेल नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे 17.5 और नॉन बिजनेस वाला रहेगा, वो माइनस हो जाएगा। और 100% ऑफ द सप्लाई प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी, उसको एक बार के लिए माइनस कर देंगे, फिर नीचे उसको 100% क्लेम कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सर। टोटल ITC इन बुक्स कितना है? टोटल ITC इन बुक्स है 1,00,000 रुपीज़। इनवर्ट सप्लाई फॉर परचेज ऑफ कार 50,000 रुपये। इनवर्ट सप्लाई फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मैंने 10,000 का लिया। ITC ऑन सप्लाई प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनदर यूनिट हैविंग सेम पेन 5,000। आउटवर्ड टैक्स ध्यान रखना, आउटवर्ड टैक्स ऑन सप्लाई टू अनदर यूनिट हैविंग सेम पेन 7,500 रुपये। आप मेरे को बताओगे सर कितना आईटीसी लेना, आपको ही बताना है। वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो जैसा अपन ने समझा था, और उसके बाद बताओ। अब करते हैं सर कैसे, दो दो इसमें पार्ट्स बनेंगे। एक टेबल 1 बनेगी कैलकुलेशन ऑफ 50% आईटीसी, और एक टोटल आईटीसी अवेलेबल। इसमें सर टोटल आईटीसी 1,00,000 था मेरा, कोई दिक्कत नहीं। कार मैंने परचेस करी थी, कार बैंक ने परचेस करी थी। किस पर्पस के लिए करी थी सर? बैंक के एम्प्लॉयज़ को घुमाने के लिए। पर 17.5 बोलता है कि कार का क्रेडिट आप किसी हाल में नहीं ले सकते हो। मैंने चुपचाप से माइनस कर दिया, मैंने चुपचाप से माइनस कर दिया। उसके बाद नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी मैंने कुछ कुछ आईटीसी ली थी, वो भी मैंने चुपचाप से माइनस कर दी। फिर सेम ब्रांच की इनवर्ड सप्लाई, सेम ब्रांच की इनवर्ड सप्लाई वो फॉर द टाइम बिंग अभी मैंने माइनस कर दी। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर दी, मतलब 17.5 वाला माइनस कर दिया नॉन बिजनेस, और सेम ब्रांच की इनवर्ट सप्लाई माइनस कर दी। तो कॉमन आईटीसी 35,000 आ गया। इसका 50% अलाउेबल है, मतलब 17,500 आप आईटीसी क्लेम कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल होगा। तो सर 17,500 एज कैलकुलेटेड अब, और 5,000 का पूरा आईटीसी, यानी कि 22,500 का क्रेडिट बैंक ले सकती है, एनबीएफसी ले सकती है हर मंथ। ये उसको करना पड़ेगा, बहुत छोटी सी चीज़ है। आई होप दिस इज क्लियर। आपका एग्जाम्पल भी हो गया, कंसेप्ट भी हो गया। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।
अब स्टार्ट करते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 17.5 सेक्शन 17.5 क्या बोलता है? ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मेरे साथ बोलो सर, सेक्शन 17.5 बोलता है ब्लॉक्ड क्रेडिट। आपको इसका सेक्शन याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ऊपर वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो सर, आप अगर बिजनेस पर्पस के लिए भी गुड्स खरीद रहे हो, आपके पास इनवॉइस भी है, आपके पास गुड्स आ चुका है, सप्लायर ने टैक्स पे कर चुका है, रिसिपिएंट ने रिटर्न भर चुका है, उसके बाद भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। सर किन किन चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो एक्ट बोलता है कि मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13%। अप टू 13% लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली मोटर व्हीकल अगर आप खरीदते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर क्या 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 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदता हूँ मैं, ट्रैक्टर खरीदता हूँ, क्या उसका आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या सर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए ही खरीदता हूँ, तो पर 14 सीट वाली खरीदता हूँ, तो क्या मेरे को मिल जाएगा? क्या बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर प्लस अप टू 13%, अगर ये दोनों चीज़ें हैं अप टू 13%, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर बात करता है कि सर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इन लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा, इन लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों सर, इनने कोई तीर मारा है क्या? हाँ बिल्कुल। फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हीरो होंडा है, मेरा होंडा का शोरूम है यार, मैं खरीदता ही कार हूँ, मैं दिन मेरा काम ही यही है, मैं कार ही खरीदता हूँ कार बेचने के लिए, तो क्या मेरे को कार का आईटीसी नहीं मिलना चाहिए क्या? एक्ट बोलता है बिल्कुल मिलना चाहिए, तो इसलिए एक्सेप्शन में डाल दिए। फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये क्या बोला सर? ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मना कर दिया था ना। अरे भाई, मैं ओला उबर का ड्राइवर हूँ, मैं कार रेंट पे देता हूँ चलाने के लिए, मैं भाड़े पे दे देता हूँ अपनी कार, तो मेरा तो इनकम ही यही है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है मेरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ही होता है, उसका क्रेडिट इसलिए आपको मिल जाएगा। थर्ड बोलते हैं इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर स्कूल। सर यादव ड्राइविंग स्कूल आपने देखा होगा, घूमते रहते हैं पीछे एल वाला साइन लगा के, तो सर उन लोग का तो काम ही यही है, उन लोग तो कार बेचारे खरीदते हैं और फिर कोई भी सीखता है तो वो ठोक देता है, तो फिर कार खरीदते हैं, इसलिए इनको भी बोल दिया है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि किस किस को आईटीसी नहीं मिलेगा सर? मोटर व्हीकल खरीदी हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए और अप टू 13% वाली कैपेसिटी हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 13% से ज़्यादा हो, बस हो, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आपने कोई भी मोटर व्हीकल खरीदा उसका आईटीसी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर आपने 13% से कम वाली कैपेसिटी की भी मोटर व्हीकल खरीदी है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई के लिए खरीदी और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए खरीदा हो तो मिल जाएगा। अगला बोलता है वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी कि कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने यार एक फ्लाइट खरीद के ले आया, बोला यार कि ये मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, मेरे को ट्रिप्स मारना पड़ता है, तो आप उसका आईटीसी दे दो ना, तो सरकार ने बोला बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सर उसके बाद एक्सेप्शन डाल दी, किस किस को मिल जाएगा? अगर फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स है, यानी कि एयर इंडिया वाला है, वो खरीदता ही है और फ्लाइट बेचता है, उसको एयरक्राफ्ट का मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वालों के लिए भी मिल जाएगा, यानी कि एयर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करता है, उसको मिल जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, मतलब या तो फिर वेसल एयरक्राफ्ट सिखाने वाले जो एजेंसी रहती है उनको मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ हो रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ हो रहा हो तो मिल जाएगा। सर ऊपर वाले में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं लिखा था क्या? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कवर हो गया ना, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेप्शन में आके कवर्ड हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इन शॉर्ट दोनों के लिए आईटीसी मिल जाएगा। इसके बाद बोलते हैं सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि जिसने भी वेसल एयरक्राफ्ट खरीदा या फिर मोटर व्हीकल खरीदा सर उसका इंश्योरेंस भी करवाएगा, सर उसका इंश्योरेंस के साथ उसका मेंटेनेंस भी कराएगा। तो वो जो मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का बिल आएगा उसके पास, जीएसटी उस पर चार्ज होगा, जो जीएसटी पे करेगा, तो उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बहुत ही सिंपल है, अगर ऊपर वाले केस में आपको मोटर व्हीकल या वेसल का आईटीसी मिल रहा है तो आपको उसकी एंसिलरी सर्विसेज का भी मिल जाएगा। अगर ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है तो इन अदर सर्विसेज का भी नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब सर आता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है सर? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रेवल बेनिफिट। अगर ये सब सर्विसेज का अगर आईटीसी है ना तो वो ब्लॉक्ड होगा। किस केस में नहीं होगा? एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी और यूज्ड एज एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। क्या सर, ये तो आपने पढ़ा दिया, बस समझाओ तो सही, इसको समझाओ तो सही। अब अपन समझते हैं सर ये बोलता क्या है एक्चुअली में। तो सर समझ लो ये है आईटीसी।
समझ लो ये है टीसीएस। टीसीएस एक कंपनी है, टीसीएस की एम्प्लॉय हैं बहुत चट्टे, टीसीएस के एम्प्लॉय को बहुत भूख लगती है, तो उन लोगों ने सर फूड भी मंगाया, उनने केटरिंग भी लगवा ली। कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ तो बोलते हैं कि लड़कियां थी, बोलती हैं हम तो ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। तो सर ये सब करने के लिए टीसीएस के पास 1 लाख रुपीज़ का बिल पहुंच गया, 1 लाख रुपीज़ प्लस 18,000 जीएसटी का बिल पहुंच गया उसके पास। अब टीसीएस कंफ्यूज कि सर ये 18,000 का क्रेडिट लूँ कि नहीं लूँ यार, ये तो मेरे एम्प्लॉयज़ को ही तो था, ये मेरे एम्प्लॉयज़ को ही था, उन्हीं के बेटरमेंट के लिए था, उन्हीं की भूख प्यास के लिए था, उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए था। तो एक्ट बोलता है कि नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं लेना है। आपको क्यों, क्या, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, इन सब का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। बट फिर एक्सेप्शन क्या डाला, किसको मिलेगा, अगर ये आउट सेम सर्विस की आउटवर्ड सप्लाई भी है इसकी, या फिर इसका कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई में। और आउटवर्ड सप्लाई मान लो टीसीएस का काम केटरिंग का ही है, सिर्फ टीसीएस केटरिंग ही करता है, तो उसके लिए ये फूड एंड बेवरेजेस अगर लेता है ना और वही सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको फिर आईटीसी मिल जाएगा। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं एयरलाइंस का। सर मान लो एक एयरलाइंस है इंडिगो, एयरलाइंस है इंडिगो, तो इंडिगो वाले ने क्या किया कि जो भी आदमी बैठे थे ना उनके लिए फूड एंड बेवरेजेस मंगाया। तो क्या इंडिगो वाला बनाते तो होगा नहीं, तो किसी ने, उसने राजू हलवाई से उसने सैंडविचेस के पैकेट लिए थे, 100 सैंडविच के पैकेट, और ये सैंडविच के पैकेट पूरी फ्लाइट्स में बंटवा दिए। तो क्या इंडिगो वाले को ये 100 सैंडविच का आईटीसी, यानी कि 1 लाख प्लस 18,000 का बिल है जो, तो इस 18,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक्ट बोलता है हाँ इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फूड प्रोवाइड कर रहा है इंडिगो अपने कस्टमर्स को, वो एज अ कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि सर उसकी प्राइमरी सप्लाई है, लोग फ्लाइट में जाके उन्हें सिर्फ खाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग और अदर सर्विसेज के साथ में एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई उसने एक सैंडविच दे दिया, तो वो सैंडविच खरीदने के लिए जो भी आईटीसी टैक्स रहेगा उसका क्रेडिट क्लेम कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद बोलते हैं मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस और ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन इज इट ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सर्विसेज अंडर एनी लॉ। तो सर इसमें बोलते हैं कि ट्रैवल बेनिफिट नहीं देंगे, यानी कि अगर आपको कैब से छोड़ने जा रही है ना, अगर कोई भी कंपनी रात हो रही है तो कैब से छोड़ने जा रही है, तो कैब वाला जो आपको बिल देगा कंपनी के नाम पे, तो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा, तो जनरली तो आईटीसी उसका नहीं ले सकती है। बट अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने उसको वो करके रखा है ऑब्लिगेटरी कंपनी को कि भाई 6 बजे के बाद हर एक एम्प्लॉय को आपको कार से छुड़वाना ही पड़ेगा, तो ये कंपनी की गलती थोड़ी ना है यार, वो तो ऑब्लिगेटरी है, इसलिए उसकी चीज़ का आईटीसी उसको मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट पॉइंट सर बोलता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर गुड्स और सर्विसेज खरीदी हो, गुड्स और सर्विस लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी या फिर गुड्स और सर्विसेज जो भी परचेज करी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा इफ इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फिर क्या बोलते हैं सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट ठेका लिया हो या कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हो तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो हम बोलते हैं सर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट ऑफ विच इज कैपिटलाइज, मतलब सर अगर रेवेन्यू वाला खर्चा होगा तो इसका आईटीसी मिल जाएगा क्या, तो इसका आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल दिया कि प्लांट एंड मशीनरी का आपको कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्रेडिट ले सकते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी होते क्या है, मीन्स apparatus, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिल्ड टू बी अर्थ बाय फाउंडेशन। ठीक है, बट इट एक्सक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमाइस। यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मेरे को नहीं मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में देखा तो सर ये तीन चीज़ तो प्लांट एंड मशीनरी में आती ही नहीं है, मतलब इनका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। क्या क्या सर, लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री, मतलब सर पाइपलाइन लेड इनसाइड फैक्ट्री होगा तो इसका आईटीसी मिल जाएगा क्या, इसका आईटीसी बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आप फिर से एक बार बैक करके देखोगे तो आपको वापस क्लियर हो जाएगा। तो सर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी,
यानी कि जो ऊपर वाले केस था, ऊपर वाले केस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट कवर था, नीचे वाले केस में मैं खुद सर ईंट लेके आ रहा हूँ, सीमेंट लेके आ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी करने के लिए, तो फिर मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है गुड्स और सर्विसेज प्रिक्योर्ड बाय अ कंपोजिशन डीलर। सर आपको पता है ना, आपने मेरे पुराने लेक्चर में पढ़ा था कि कंपोजिशन डीलर जो होता है वो अपना टैक्स इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। तो जब सर सामने वाले कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता है तो वो उस चीज़ का क्रेडिट कैसे लेगा? यानी कि कंपोजिशन डीलर को कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरडीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो भी अपने साथ गुड्स लेके आता है ना, उसका तो मिल जाता है, पर बाकी सब चीज़ों का जो भी यहाँ पे खरीदता है उस चीज़ का उसको आईटीसी नहीं मिलता है। गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, यानी कि मैंने कोई भी अपना गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए करा तो उसका आईटीसी में नहीं क्लेम कर सकता हूँ। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रॉयड ऑफ बाय अ वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। कितनी बेकार है सर गवर्नमेंट, इतनी बेकार है कि मैं क्या बताऊं सर। मैंने अपनी नई फैक्ट्री शुरू करी, मैं उसमें 1 करोड़ का प्लस 18% का जीएसटी चार्ज करके मैं इसमें सब कपड़े लेके आया। अब नेचुरल कैलेमिटी से सर ये जल गई तो सरकार बोलती है कि आपने जो इनपुट ले लिया है वो आप उसको सेल तो नहीं कर पा रहे हो, आप रिकवर तो नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये 18% का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये 18% का आईटीसी भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरी नई मोबाइल की शॉप थी, मैंने एक इसको सैंपल में बंटवा दिया। मैंने ये खरीदा था 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो 18,000 सब पे जीएसटी था। तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक आपने सैंपल फ्री में बंटवा दिया ना, तो आप इसका 5 का नहीं सिर्फ 4 का ही आईटीसी ले पाओगे। सिंपल सा थंब रूल है कि सामने वाले से जो चीज़ मैं रिकवर करता हूँ ना, उसी चीज़ का मैं आईटीसी ले सकता हूँ और किसी का नहीं ले सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। एनी रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम असिसी वेदर विलफुल फ्रॉड। मैंने क्या किया 10 लाख का गुड्स खरीद के रख लिया और उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ। बट सरकार आई और सरकार ने बोला कि ये आप फ्रॉड कर रहे हो, ये आप फ्रॉड कर रहे हो, ये आप फ्रॉड कर रहे हो। आपने जो 10 लाख रुपए की सेल करी है ना, उस पर आपने टैक्स नहीं भरा, उसमें आपने टैक्स नहीं भरा है, ये आपने फ्रॉड किया है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अभी भर देता हूँ। तो उसने पूछा इतना चिल कैसे हो आप? मैंने कहा वो जो मैंने 10 लाख का माल खरीदा था ना, उसका आईटीसी ले लूँगा, उसका आईटीसी ले लूँगा और आपको पे कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला बेवकूफ़ समझा है क्या? जो भी आपने विलफुल मिस स्टेटमेंट, ऑपरेशन ऑफ एक्ट, डिटेंशन एंड सीजर के टाइम पे जो भी पता चलता है ऑफिसर को, उससे रिलेटेड कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन आते हैं सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 ये बोलता है, सेक्शन 18 का हम एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले। सपोज मेरी एक शॉप है मोबाइल की, मैं 1,000 मोबाइल ला के रख लिया हूँ, ठीक है। बट मेरे ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई लाइबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख वाली कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे अपना गुड्स लेके आ चुका हूँ। अब मिड ऑफ द ईयर में क्या हुआ, मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया 40 लैक्स का या जो भी है, तो मेरे को जीएसटी लेना पड़ेगा। अब जीएसटी जो लेना पड़ गया, उसमें से मेरे पास 800 मोबाइल तो बच गए थे, 200 ही बचे थे। तो अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये 800 मोबाइल जो अब सेल होंगे ना, तो उस पर आपको सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, इनका तो आईटीसी मिला ही नहीं मेरे को। तो आप आइडियली बताओ मेरे को, इन आईटीसी 800 मोबाइल का आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भले उस टाइम पे मैंने जब गुड्स खरीदे थे मैं रजिस्टर्ड नहीं था, मेरा कोई हक नहीं था जीएसटी क्लेम करने का, आईटीसी लेने का। बट आज की डेट पे तो मैं रजिस्टर्ड हूँ ना यार। आज मैं जो भी बेचूंगा ये 800 मोबाइल, उस पर तो मैं सामने वाले से जीएसटी चार्ज करूंगा। तो मेरे को अपनी जीएसटी पे करने वाली कैपेसिटी को कम करने के लिए आईटीसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आइडियली तो गवर्नमेंट बोलती लेना चाहिए, और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एक दिन पहले पे जितना भी आपको गुड्स था उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, मतलब कि मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया तो मेरे को 30 दिन का टाइम दिया है। तो विद इन 30 डेज अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ ना, फ्रॉम बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स। ध्यान रखना कैपिटल गुड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स। फॉर एग्जाम्पल
सर यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। फिर 4 मई को, 4 मई को मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन का टाइम था, 30 दिन का टाइम था, मैंने विद इन 30 डेज मैंने अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन कर दिया और 30/6 को मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। तो मेरे को किस दिन का आईटीसी मिलेगा? तो 3/5 का, मतलब जिस दिन मैं एक्चुअली में लाइबल टू, जिस दिन मेरे ऊपर लाइबिलिटी टू पे टैक्स आ गई, लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन हो गया, उस दिन एक दिन पहले का जितना भी गुड्स पड़ा हुआ था उसका आईटीसी में ले लूँगा। कंडीशन ये है कि 30 दिन के अंदर मेरे को अप्लाई कर देना चाहिए, 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। सर हम नेक्स्ट केस बोलते हैं कि अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगा स्टॉक का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का और फिनिश्ड गुड्स का। कौन से डेट का? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उसके जस्ट एक दिन पहले का, ठीक है। अब 18(1)(c) और 18(1)(d) को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुनना है। सपोज मैं कंपोजिशन डीलर था, तब मैंने अपने कैपिटल गुड्स भी खरीदे थे और इनपुट भी खरीदा था, बट मैं कंपोजिशन डीलर था तो मेरे को कोई भी आईटीसी नहीं मिला था, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला था। फिर बाद में मैं रेगुलर स्कीम में आ गया, कोई भी कंडीशन मैंने ब्रीच कर दी तो मैं रेगुलर स्कीम पे आ गया। 18(1)(c) ये बोलता है। 18(1)(d) क्या बोलता है सर? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जेम्प्ट गुड्स बेचता था, कुछ टाइम बाद वो गुड्स टैक्सेबल हो गए। तो इन दोनों केस में मैंने पुरानी वाली स्कीम में या तो कंपोजिशन डीलर था या तो एग्जेम्प्ट गुड्स सेल करता था। उसमें मैंने जो भी गुड्स खरीदे थे या भी कैपिटल गुड्स खरीदे थे तो उनका मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए। तो ये बोलता है कि आईटीसी इनपुट का तो आपको पूरा मिल जाएगा, बट कैपिटल गुड्स का आपको कितना मिलेगा? जितना भी कंपोजिशन वाले पीरियड में थे ना, उतना 5% पर क्वार्टर से रिड्यूस करके मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। सर 25/6 को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है। मैंने इनपुट्स खरीदे और मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा। इनपुट पे मैंने 5 लाख रुपए का खरीदा और 90,000 रुपए का जीएसटी पे किया। सर मैं जीएसटी तो पे करूंगा ही करूंगा ना, भले मैं उसका आईटीसी नहीं ले सकता हूँ, बट सामने वाले ने बिल में चार्ज किया है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर मैं अभी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो मैं क्यों दूंगा टैक्स? नॉर्मल कस्टमर जो रहते हैं, जो मोबाइल खरीदते हैं, आप जैसे मैंने मोबाइल खरीदा तो जीएसटी तो पे किया था, सिमिलरली इसने भी अपना 90,000 का जीएसटी पे किया था। कैपिटल गुड्स में 1,80,000 का जीएसटी पे किया था। फिर सर कुछ मंथ्स बीते और 12/2 को ये नॉर्मल स्कीम में आ गया। जब ये नॉर्मल स्कीम में आया तो उसके पास आधा इनपुट पड़ा हुआ था, 50% इनपुट पड़ा हुआ था, यानी कि 2.5 लाख का इनपुट पड़ा था, जिसमें का टैक्स बनता उस टाइम पे 45,000 का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जब ये नॉर्मल स्कीम पे आया तो उसको कितना आईटीसी मिलना चाहिए? आईटीसी इसलिए ये लेगा क्योंकि आगे जो भी ये सेल करेगा ना उस पर तो ये टैक्स चार्ज करेगा, तो इसके लिए उसके पास थोड़ा बहुत आईटीसी मिलना चाहिए ना, उसको हक से मिलना चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए? तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर इनपुट जितना भी था नॉर्मल वो तो पूरा मिल जाएगा ना, अपन ने देखा इनपुट मतलब 45,000 का तो पूरा मिल जाएगा। माई क्वेश्चन है कि सर ये कैपिटल गुड्स का कितना मिलेगा? 1,80,000 का जो इसने कैपिटल गुड्स पे जीएसटी पे करा था तो उसका उसको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कितना क्रेडिट मिलेगा? तो अपन ने ऊपर पढ़ा ना 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस करके जितना भी बचेगा उतना दे देंगे। तो सर इस पीरियड में उसके पास जितने टाइम था 5% पर क्वार्टर हम माइनस कर देंगे, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 और 2, मतलब ऑलमोस्ट 8 महीने तक कंपोजिशन स्कीम में था। तो 8 महीने का कंपोजिशन स्कीम था तो यानी कि 9 महीने अपन ले लेते हैं, तो 3 क्वार्टर ले लें क्या? मोटा मोटी 3 क्वार्टर ले लें क्या? ध्यान रखना 3 क्वार्टर नहीं, यहाँ पे 4 क्वार्टर आएगा। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, 4 क्वार्टर कैसे आएगा? ये कैलेंडर ईयर वाला ये आप कितने पीरियड में थे उसमें कितने क्वार्टर फॉलो हो रहे हैं ये नहीं देखते हैं, कैलेंडर ईयर में कितने क्वार्टर फॉलो हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि 25 जून को हो रहा है ना, तो अप्रैल मई जून भी कवर हो गया इसमें फर्स्ट क्वार्टर, और 12/2 को हो रहा तो ये जनवरी फरवरी मार्च भी हो गया, मतलब कि चारों क्वार्टर पूरे साल भर मान लिया जाएगा कि ये कंपोजिशन स्कीम में था। इसलिए 1,80,000 का मेरा आईटीसी बनता था, उसमें 5% पर क्वार्टर इंटू 4 क्वार्टर माइनस कर दिया, मतलब 36,000 का टैक्स माइनस किया। 1,44,000 का इसको क्रेडिट मिल जाएगा, 45 + 144 189 का इसको आईटीसी मिल जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हमने मान ली कि इस टाइम पे ये कंपोजिशन वाले डीलर पे था। मतलब सिंपल से मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम्प्ट गुड्स से टैक्सेबल पे आ रहे हो या फिर कंपोजिशन से आप रेगुलर में आ रहे हो, तो जितना कैपिटल गुड्स जितना इनपुट पड़ा हुआ था आपके पास वो तो पूरा आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसका, बट कैपिटल गुड्स में जितने कंपोजिशन वाले पीरियड में था वो माइनस कर देंगे अपन। 5%
क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को माइनस कर देंगे, जितना भी उसके बचता है वो हम पूरा क्लेम कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या बोलता है? नेक्स्ट केस बोलता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट किस किस केस में? सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। बहुत ही मैं आपको ये जो लिखा आपको इजी वे में बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सर मान लीजिए मैं ए लिमिटेड हूँ, मैंने अपना पूरा बिजनेस बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपना पूरा बिजनेस बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। तो जो मेरे पास आईटीसी थी वो ट्रांसफर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना। तो वो आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफरर को आईटीसी 02 फॉर्म भरना पड़ेगा, अनयूटिलाइज आईटीसी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं सर डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है? फॉर एग्जांपल सर मेरी 10 यूनिट है, मेरी 10 यूनिट है यहाँ पे। अब मेरे को अपनी एक यूनिट को सेल कर दिया मैंने बी लिमिटेड को, मैंने एक यूनिट को बी लिमिटेड को सेल कर दिया, तो मैं कितना आईटीसी अपने ट्रांसफर करूंगा? तो एक्ट बोलता है कि जितना भी आपका वैल्यू ऑफ पूरी यूनिट्स थी ना, इन इसकी जो भी वैल्यूएशन ऑफ असेट निकालो, और इसको फॉर एग्जांपल 10 रुपए के असेट होते थे और बाकी सबको टोटल मिला के 100 रुपए होते थे, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 100 के जितना भी आईटीसी आएगा ना वो ट्रांसफर हो जाएगा बी लिमिटेड को, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ट्रांसफर होगा। ठीक है। सर्टिफिकेट बाय CA/CMA प्रैक्टिसिंग रिक्वायर्ड होगा, और ट्रांसफर हैविंग सेम रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैन ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी टू अदर यूनिट इन द रेशियो ऑफ असेट हेल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट देन टू अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हमारा सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 18(4). 18(4) क्या बोलता है? हमने ऊपर वाले केस में क्या डिस्कस करा था कि सपोज मैं कंपोजिशन में हूँ और अब नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूँ, तो मैंने जो भी कैपिटल गुड्स और इनपुट का आईटीसी होगा वो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, तो वह मैं ले लूंगा। कैसे लूंगा? इनपुट्स का पूरा ले लूंगा और कैपिटल गुड्स का मैं 5% पर क्वार्टर वाला माइनस करके जितना बचेगा उतना ले लूंगा। अब हम उल्टा केस देख रहे हैं। ये क्या कि सर नॉर्मल स्कीम से अगर कंपोजिशन में जा रहा हो, या टैक्सेबल गुड्स थे हमारे और अब एग्जाम्प्ट हो जाए, या मेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी इनपुट्स था और जो भी कैपिटल गुड्स था उसका आईटीसी मैंने पहले तो लेके रख चुका था, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं रजिस्टर्ड भी था और नॉर्मल स्कीम में भी था और टैक्सेबल गुड्स था। पर अब ये सब चीज़ें लैप्स हो रही, तो आईटीसी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे रिवर्स करेंगे? तो 5% पर क्वार्टर वाला लेके नहीं करेंगे, हम इसकी 60 मंथ लाइफ लेके करेंगे। 60 मंथ लेके सर अब याद कैसे करेंगे कौन से वाले में पर क्वार्टर 5% वाला था और किस में 60 मंथ है? तो ध्यान रखना, अपन को ऐसे ट्रिक बना के याद रखनी है कि गवर्नमेंट जब भी टैक्स दे रही थी ना, जब हमको टैक्स दे रही थी आईटीसी, तब तो उसने क्वार्टर वाइज लेके देख दिया, पर अब हमको वापस मांगने की बारी आई ना, वापस देने की आई, तो मंथ चुन चुन के निकालेगी, मतलब ये मंथ गिन गिन के निकाल रही है। 60 मंथ बिल्कुल मंथ वाइज एक्यूरेट होके वो वापस ले रही है। ठीक है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सर मान लीजिए मैं टैक्सेबल और नॉर्मल कैटेगरी में था, तब मैंने मशीनरी खरीदी थी, 1,18,000 रुपये जिसमें टैक्स भरा था। अब आफ्टर 4 ईयर 9 मंथ एंड 1 डे, आफ्टर 4 ईयर्स 9 मंथ 1 डे, या तो मैं कंपोजिशन में आ गया तो कंपोजिशन कर लेना, या फिर मैं मेरा जो गुड्स में बेचता था वही एग्जेम्प्ट हो गया, तो सरकार बोलेगी ना यार जो आईटीसी आपने दिया था उसको रिवर्स करो। तो अब कैसे हम रिवर्स करेंगे? अब इसको हम देखते हैं। कितना रिवर्स करना है सर? 60 मंथ रहता है, 60 मंथ में से 4 साल 9 महीने 1 दिन का आईटीसी माइनस करना है, यानी कि 4 ईयर्स 10 मंथ का करना है। 1 डे इज इक्वल टू पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम मंथ ले लेते हैं, यानी कि 58 मंथ्स का करना है, यानी कि 2 मंथ्स। मतलब गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है कि मैंने आपको 60 मंथ के लिए आईटीसी दिया था, 60 मंथ के लिए आईटीसी दिया था, तो 60 मंथ तक मशीन आपके पास रहनी चाहिए। अगर वो नहीं रही ना, तो जितने पीरियड की नहीं रही वो मेरे को वापस आईटीसी लौटा दो। तो मैं 2 महीने का आईटीसी रिटर्न कर दूंगा। 18,000 इंटू 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, मतलब 600 रुपये का आईटीसी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब से बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट केस क्या बोलता है? आई थिंक आपको ये वाला फुल स्क्रीनशॉट शायद नहीं आ पाया होगा, तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जूम इन करने के कारण। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। सर जब मैंने मशीनरी खरीदी और उसको बेच दी, तो मैं कैसे रिवर्सल करूंगा? मान लो मैंने कोई भी मशीनरी खरीदी और 2 महीने बाद मेरे को नहीं अच्छी लगी मशीनरी, या कुछ भी टेक्नोलॉजी इशू आ गया या खराब निकली, तो मैं उसको बेच देता हूँ। गवर्नमेंट ध्यान रखना हमेशा ये कैपिटल गुड्स पे ध्यान रखती है कि मैंने आपको 60 मंथ्स के लिए दिया था, मैंने आपको 60 मंथ्स के लिए आईटीसी दिया था। अगर आप 60 मंथ्स से थोड़ा सा भी कम यूज करते हो ना, तो वो मेरे को आईटीसी लौटा देना प्रॉपर। ऐसा नहीं कि मैं आज आपने खरीदे मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू भी ज़्यादा रहती है,
और उसमें आईटीसी क्लेम की और अगले दिन बेच दी, ठीक है। तो ये बोलता है कि सर इफ द कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन बाय द सप्लायर, बट वो सेल करता है या बार्टर करता है, ये सेल करता है या बार्टर करता है, कुछ भी करता है, देन रजिस्टर्ड पर्सन सेल पे टैक्स हायर ऑफ किस चीज का, आईटीसी -5% पर क्वार्टर और जीएसटी ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। मतलब ध्यान रखना, अवेलमेंट के केस में तो 5% वाला रूल देखते हैं, और जब रिवर्सल करना रहता है तब हमको पर मंथ वाला देखते हैं। पर उसका एक एक्सेप्शन है, कौन सा, जब हम सेल कर रहे हैं मशीनरी को, ठीक है। इसकी मैं आपको एक समरी आगे बता दूंगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा 2 लाख रुपए का, जिसमें 36,000 का मैंने आपको आईटीसी क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही महीने हुए थे, सरकार ने कितना बोला था, 60 महीने तो भाई यूज़ करना, 2 ही महीने हुए थे, मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया। और वो बेचा तो उस पर आईटीसी में ऑब्वियसली, अगर मैं सप्लाई वाला चैप्टर की बात करूँ तो मैंने कंसिडरेशन के लिए बेचा और बिजनेस पर्पज़ के लिए वो गुड्स खरीदा था। तो मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए गुड्स खरीदा था और वो मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने 18,000 रुपये का टैक्स सामने वाले से कलेक्ट कर लिया और चुपचाप से 18,000 रुपये सरकार को देने जा रहा था, और सरकार ने मेरी कॉलर पकड़ ली। कॉलर पकड़ के बोला कि भूल गया ये रूल, भूल गया ये रूल के हिसाब से कैलकुलेट कर और निकाल। तो मैंने फिर निकाला कि सर आईटीसी अवेल्ड मैंने 36,000 किया था, ठीक है, पर मैंने कितना, सिर्फ एक ही क्वार्टर यूज़ करा, मैंने 2 महीने मतलब एक क्वार्टर के बराबर एक क्वार्टर ही यूज़ करा। तो वो वाला आईटीसी सरकार बोल रही है रख लो, बाकी सब रिवर्स करो। तो मैंने 5% ऑफ 36,000 यानी कि 1800 को माइनस किया, और 34,200 टैक्स जो था वो मेरा फालतू का आईटीसी था। मतलब ये सरकार के ऑर्डर मेरे को नहीं लेना चाहिए था। तो 34,200 और 18,000 विच एवर इज हायर इज टू बी रिवर्स, मतलब 34,200 रिवर्स होगा। सपोज इस केस में मैं 4 महीने यूज़ करता तो ये 2 क्वार्टर हो जाता, मतलब ये 10% हो जाता। अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो सर एक बार क्विकली हम देख लेते हैं, एक बार नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन आया या टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हुआ या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या दोनों तीनों इवेंट हुए के एक दिन पहले वाला इनपुट पूरा रिवर्स होगा। कैपिटल गुड्स जो भी पड़ा हुआ था वो मंथ बेसिस पे जाके हम रिवर्स करेंगे। बट अगर मैं सेल करता हूँ तो 5% पर क्वार्टर वाला आईटीसी -5% ऑफ द पर क्वार्टर और जीएसटी ऑन द सेल वैल्यू ट्रांजेक्शन विच एवर इज हायर होगा, वो मेरा रिवर्स होगा, ठीक है। अब सर एक समरी देख लेते हैं, अपन समरी देख लेते हैं। अवेलमेंट के कितने केस थे, अवेलमेंट के और रिवर्सल के। तो मैं बताऊं ना आपको, अवेलमेंट के 3 केस थे और रिवर्सल के 2 केस थे। अवेलमेंट के क्या क्या, पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन इन 30 डेज, यानी कि मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था और 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया, मैंने 30 दिन के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन ले लिया। उस केस में मेरे को आईटीसी अवेल करूंगा, तो जितना इनपुट था वो तो पूरा आईटीसी अवेल कर लूंगा, बट कैपिटल गुड्स का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलरली वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो इनपुट का आईटीसी तो मिल जाएगा, बट कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। अब हमने केस देखा था कि कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में जाते हैं या फिर एग्जेम्प्ट से गुड्स मेरा टैक्सेबल होता है, तो इनपुट का आईटीसी तो मेरे को मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा, बट 5% पर क्वार्टर वाले रूल से, 5% पर क्वार्टर वाले रूल से। यानी कि मैं लाइबिलिटी के कारण रजिस्टर हो रहा हूँ या फिर खुद से मर्जी से रजिस्ट्रेशन हो रहा हूँ, तो मेरे को कैपिटल गुड्स का वो नहीं मिलेगा आईटीसी। बट अगर मैं ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, कंपोजिशन वाले के नाम से था, या फिर मैं रजिस्टर्ड था बट एग्जेम्प्ट वाला गुड्स बेच रहा था, उसमें मेरी क्या गलती है यार, मैं तो रजिस्टर्ड था ना, भले मैं कंपोजिशन से रजिस्टर्ड हूँ, भले मेरा गुड्स एग्जेम्प्ट है, मैं रजिस्टर्ड था तो मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए कैपिटल गुड्स का। आप लोग मेरे साथ बोलो, मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए कैपिटल गुड्स का, इसलिए सरकार ने बोला ले लेना 5% पर क्वार्टर वाले रूल से। बट अवेलमेंट के केस में एक चीज ध्यान रखो, नो आईटीसी कैन बी टेकन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द इनवॉइस। यानी कि मैं आईटीसी का भी ले रहा हूँ या कैपिटल गुड्स का भी, किसी का भी ले रहा हूँ ना, कैपिटल गुड्स का नहीं एक्चुअली आईटी इनपुट का ले रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को मेरा जो इनवॉइस होना चाहिए ना, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स को भी काउंट करेंगे अपन, कैपिटल गुड्स को भी काउंट करेंगे, यानी कि 1 साल वाला बिल वाला जो अपन देख रहे हैं ना, 1 साल बिल वाला, वो कैपिटल गुड्स के लिए भी और इनपुट के लिए भी है। मतलब मान लो मेरा जो भी केस होता है वो 1 जनवरी को होता है, तो 1 जनवरी को मैं बैठा कि सब चीज़ का आईटीसी दे दो, पर जिसका आईटीसी ले रहा था ना उन सबके बिल भी देखने पड़ेंगे मेरे को। कहीं जैसे 2022 है तो 1 जनवरी 2021 के पहले का तो नहीं, अगर वो 21 के पहले का है तो छोड़ दो, वो नहीं ले पाएंगे अपन। सिमिलरली रिवर्सल के केस में बात करते हैं तो सर अगर नॉर्मल में था मैं और कंपोजिशन में आ जाता हूँ या टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में आ जाता हूँ, इनपुट आईटीसी पूरा रिवर्स होगा और कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी रिवर्स होगा 60 मंथ वाले कैलकुलेशन से। बट अगर मैं कैपिटल गुड्स बेचता हूँ तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स होगा
5% पर क्वार्टर वाले रूल से। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, रूल 86B। रूल 86B क्या बोलता है, मैं आपको पहले एक चीज इसकी थीम बताता हूँ। सर मान लीजिए मेरे पास 110 रुपए का क्रेडिट था, 110 रुपए का आईटीसी का बैलेंस है, और मैंने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मेरी 100 रुपए की है। तो आप बताओ मेरे को कैश में कितना देना है? आप बताओ मेरे को कैश में कितना देना? सर जीरो देना है यार, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? आईटीसी आपके पास सफिशियंट पड़ा है ना, तो आपको जीरो टैक्स कैश में, एक्चुअली कैश में जीरो टैक्स पे करना है, और जितना आपके पास 100 है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। पर रूल 86 भी क्या बोलता है? रूल 86 भी बोलता है कि अगर 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 रजिस्टर्ड पर्सन है जिसमें से उसकी टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि अदर देन एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सीड 50 लैक्स इन अ मंथ, मतलब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मेरी टैक्सेबल सप्लाई जो एक मंथ में 50 लाख से ज्यादा हो जा रही है, आईटीसी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब अगर मेरी 50 लाख से ज्यादा है टर्नओवर, इसमें मेरा आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कितना? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 99%। ध्यान रखना, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 99%, मतलब मैं 99 रुपीज़ ही यूटिलाइज कर पाऊंगा। मतलब मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये थी, भले मेरे पास 110 का आईटीसी है, बट सरकार बोलती 99 रुपीज़ का ही आपको आईटीसी मिलेगा, और 1 रुपये तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कैश में, यानी कि 1% मेरे को कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस क्या है? वेयर द सेड सप्लायर हैज पेड मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया, वो इतना बड़ा आदमी है यार, उसको तुम चोर क्यों समझ रहे हो? उसको पूरा आईटीसी दे दो ना, उस पर 99% वाली रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ ना। सरकार ने बोला ठीक है नहीं लगाएंगे। वेयर रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इज रिसीव्ड, किस चीज का? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी किस चीज का? जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब जीरो रेटेड सप्लाई मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट के केस में मेरे को रिफंड मिल जाता है। या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है सर? मेरी इनपुट सप्लाई तो 18% पे है, पर आउटपुट सप्लाई तो मेरी 5% पे ही है। मतलब ये डिफरेंशियल तो मेरे पास हमेशा क्रेडिट ही पड़ा रहता है, क्योंकि जो भी मैं खरीदता हूँ उस पर 18% टैक्स पे कर देता हूँ, बट मैं जो बेचता हूँ उसमें सिर्फ 5% ही से टैक्स पे करता हूँ। तो इस केस में आपको रिफंड मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी 1 लाख रुपए का मैंने रिफंड लेके रखा है। इतना बड़ा आदमी है इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। सी केस बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज्ड हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कितनी? greater than 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in current financial year। कोई दिक्कत नहीं, अपन एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ना। सर सपोज अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल में मेरा 35 लाख का टर्नओवर था टैक्सेबल, यहाँ पे 20 लाख का था, यहाँ 40 लाख का था, और यहाँ 60 लाख का था। आप मेरे को बताइए कि मेरे ऊपर रूल 86 भी कब लगेगा? क्या अप्रैल में लगेगा? क्या अप्रैल में लगेगा? नहीं लगेगा। क्या मई में लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। जून में लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। जुलाई में लगेगा? क्या मेरी 50 लाख से ज़्यादा का टैक्सेबल सेल्स हो गई तो मेरे को जुलाई पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला प्रोविजो बोलता है, थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि इस पे आपको टैक्स 3.5 लाख था, सपोज 10% ले लिया अपन ने फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। इस पे 2 लाख बन रहा था, इधर पे 4 लाख बन रहा था, और इधर पे 6 लाख बन रहा था। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी थी 9.5 लाख, उसका 1% 9500 अगर आपने कैश में पे कर दिया हो ना, तो आप पे रूल 86 भी नहीं लगेगा। और ये 6 लाख है, आप पूरा आईटीसी से यूज कर सकते हो। अगर मान लो ये केस नहीं होता, ये वाला कैश इससे कम होता, तो हमको 6 लाख का 99% तक ही आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो जाता और इसका 1% हमको कैश में देना पड़ता। पर हमने इस टोटल का 1% ऑलरेडी कैश में पे कर चुका है, तो हमको यहाँ पे 86 भी अप्लाई नहीं होगा और टोटल आईटीसी अवेल कर पाएंगे। ध्यान रखना ये अप्रैल के मंथ में नहीं लग सकता है, क्योंकि हम करंट ईयर का ही देखते हैं। अब भाई अप्रैल के ही मंथ में बैठे हैं, तो मैं पुराने वाले मंथ्स का कैसे देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ है। तो ये यहाँ नहीं लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा आईटीसी रिवाइज हो चुका, हर कुछ अच्छे से हमने एक एक पॉइंट देख चुके हैं। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और अपने एग्जाम्पल्स भी समझ आ चुके होंगे। अगर अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। गुड बाय, टेक केयर।